नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। मानसून सीजन जाने के बाद भी देश भर में बारिश का कहर जारी। मानसून विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली के लोहारी गेट के पास भी शनिवार रात 2 मंजिला इमारत ढह गई बारिश के कारण। प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी के बीच सभी स्कूल सोमवार यानी कि कल बंद रहे थे और इस चक्कर में मध्य प्रदेश में भी राजधानी भोपाल समेत कई शहर में सोमवार को तेज बारिश की चेतावनी भी दी गई थी। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर समेत 16 जिलों में 11 अक्टूबर तक बारिश जारी थी। यूपी में पिछले 4 दिनों से जमकर बारिश हो रही थी। रविवार को मथुरा, आगरा, लखनऊ, नोएडा, अलीगढ़ समेत कई शहरों में बारिश तेज हुई और इसके कारण भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद समेत कई जिलों में सोमवार को 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में भी रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। 6 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ये सभी बच्चे सेक्टर 111 में बरसाती पानी से बने तालाब में नहाने उतरे थे। यहाँ पानी का गहरा होने के कारण सभी डूब के मर गए। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम में 2 दिन हुई बारिश के बाद सेक्टर 111 के पास के तालाब में ज्यादा पानी भरा हुआ था। रविवार दोपहर बाद करीब 3 बजे 6 बच्चे तालाब में नहाने के लिए उतर गए थे और बच्चों को तालाब में पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था और नहाते हुए वे डूब गए। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। वहीं एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया। सभी टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान सभी का शव बरामद हुआ। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रविवार को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात के लोगों ने किसी विकल्प की कमी के कारण भाजपा को 27 साल से अधिक का समय दिया, लेकिन अब राज्य में बदलाव का हवा चल रहा है। गुजरात में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि 27 साल में गुजरात विकास पक्ष से पिछड़ा है। गुजरात के लोग सोए हुए भी हैं, टैक्स भर रहे हैं, जबकि भाजपा के दोस्त इस पैसे को लूट रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे अच्छे दिन अभी भी एक दिन का सपना है, लेकिन गुजरात में आपकी ईमानदार सरकार बनने के बाद सच्चे दिन आएंगे। वहीं भाजपा नेताओं के आड़ों हाथों लेते हुए सीएम मान ने कहा कि लोगों को सुविधाएं देने का विरोध करते आ रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने दोस्तों को दोनों हाथों से खजाना लुटाया। इन नेताओं और उनके दरबारियों ने जनता के पैसे को लूट लिया। और मान ने कहा कि हैरानी की बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी की लोग हितैषी पहलों का विरोध करते हैं। कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवा पार्टी ने कई राज्यों में कांग्रेसी विधायक खरीदे हैं। शिवसेना के 2 प्रतिद्वंदी गुटियों के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद के बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने शिंदे खेमे के समर्थन में उतरे और कहा कि चुनाव आयोग को मामले पर अंतिम निर्णय लेते समय विद्रोही समूह को धनुष और तीर का प्रतीक देना चाहिए। अठावले ने कहा कि अंधेरी पूर्व के विधानसभा उपचुनाव के लिए शिवसेना के चुनाव चिन्हों को फ्रीज कर दिया गया है। उसके बाद मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे समूह को शिवसेना के धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह जरूर मिलना चाहिए। आयोग ने मेरिट के आधार पर फैसला करना है और बाद में कब फैसला लिया जाएगा, एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह जरूर मिलेगा। संगठन के नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के दावों पर एक अंतिम आदेश में कहा गया कि आयोग ने उन्हें सोमवार तक 3 अलग अलग नामों, विकल्प और अपने संबंधित समूहों को आवंटन के लिए कई मुफ्त प्रतीकों का सुझाव देने के लिए कहा। ठाकरे गुट के एक सूत्र ने कहा कि शिवसेना ने चुनाव आयोग के समक्ष एक विकल्प के रूप में 3 विकल्प प्रस्तुत किए: त्रिशूल, उगता सूरज और जलती हुई मशाल।
चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के बाद उद्धव और शिंदे खेमे में वार पलटवार शुरू हुआ। हालांकि आयोग ने इस फैसले को उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव आयोग से फैसले की उम्मीद नहीं थी। मैं न्यायपालिका में विश्वास करता हूं, हमें न्याय मिलेगा। 40 सिर वाले रावण ने भगवान श्री राम के धनुष को फ्रीज कर दिया। मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं गुस्से में हूँ, क्योंकि इससे साफ हुआ कि लोगों ने अपनी मां के सीने में छुरा घो पाए। हिम्मत है तो बाला साहब का नाम ना लेकर दिखाए। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मेरा नाम उद्धव बाला साहब ठाकरे है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का गठन महाराष्ट्र के हित में मराठी लोगों के कल्याण के लिए किया गया था। शिवसेना के गठन की कहानी साझा करते हुए ठाकरे ने कहा कि मेरे दादाजी ने बाला साहब से पूछा था कि क्या वह एक संगठन बनाएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे थे। इसके बाद बाला साहब ने शिवसेना की शुरुआत की। अब शिवसेना के दोनों धड़ों के लिए चुनावी नाम और चिन्ह को फ्रीज करने का क्या मतलब है? क्या वे लड़ाई हार गए हैं या लड़ाई अभी शुरू हुई है? नए गुट के पास बहुत कुछ दांव पर नहीं है। एक प्रतीक फ्रीज का मतलब ये नहीं है कि उद्धव ठाकरे ने सब कुछ खो दिया। भाजपा और शिंदे गुट यह भ्रम पैदा कर रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अलग अलग प्रतीकों के साथ 2 लोकसभा चुनाव जीते थे। उद्धव ठाकरे ने दिया बयान। प्रतीकों का प्रचार करना मुश्किल नहीं है। शिवसेना के मूल धड़े को लेकर बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मिलते हैं। जो लोग बाला साहब या उद्धव को वोट देना चाहते हैं वे चुनाव चिन्ह की परवाह किए बिना उन्हें वोट देंगे। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने शाम को अपने समूह के नेताओं की बैठक की और इस बैठक में पार्टी के चुनाव चिन्ह और नाम पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तान की सियासत में उथल पुथल जारी है। शहबाज सरकार राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में है। सरकार के सांसदों का आरोप है कि अलवी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की करीबी अलवी ने सत्ता हस्तांतरण में संविधान का उल्लंघन किया, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाना जरूरी है। इसके बाद ही महाभियोग की मांग उठ रही है। अलवी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और ध्रुवीकरण को समाप्त करने की बात कही थी। हालांकि राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान भी हॉल करीब करीब खाली ही था। 422 में से केवल 15 सांसद ही उपस्थित थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनकी पार्टी मांग करती है कि राष्ट्रपति अलवी के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जानी चाहिए। और जब अविश्वास मत लाया गया उस दौरान भी अलवी की मिलीभगत सामने आई, इसलिए पीपीपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर उनका संबोधन का बहिष्कार किया। ईरान में 22 वर्षीय महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी मौत के बाद 16 सितंबर से प्रोटेस्ट चल रहा है। सड़कों पर महिलाएं अपने साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रही है। इस आंदोलन का कोई लीडर नहीं है। हर व्यक्ति अपनी मर्जी से सरकार के जुल्म और महिलाओं पर मनमानी के खिलाफ मैदान में उतरा है। सरकार विरोध को दबाना चाहती है, इसके लिए मांग लोगों को मान रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार तस्वीर बदलेगी। ये बातें ह्यूमन राइट्स एडवोकेट नसरीन सुतोरडे ने एक इंटरव्यू में कही। नसरीन को मार्च 2019 में महिला अधिकारियों के लिए आवाज उठाने पर ईरान सरकार ने 38 साल और 100 करोड़ की सजा सुनाई थी। फिलहाल वो खराब सेहत के चलते जेल से बाहर है। नसरीन कहती है, मुझे किसी भी वक्त फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। ईरान में आज से पहले इतना बड़ा प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ दर्द, दामन और यातना की हर महिला की अपनी एक कहानी है। दिल्ली में अब बाजार और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुलेंगे। राज्यपाल वीके सक्सेना ने 314 एप्लीकेशन को मंजूरी दी। इनमें ऑनलाइन शॉपिंग, डिलीवरी शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़ी चीजें भी शामिल हैं। एलजी ने आदेश दिया कि दिल्ली में इन्वेस्टर्स और बिजनेस के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की एप्लीकेशन को एक समय तय सीमा के भीतर निपटाया जाए। वीके सक्सेना के मुताबिक अगले हफ्ते 300 से अधिक प्रतिष्ठान राजधानी में 24 घंटे काम कर सकेंगे। उपराज्यपाल ने आदेश दिया कि इस निर्णय से संबंधित नोटिफिकेशन 7 दिन के अंदर ही जारी किया जाए। वीके सक्सेना ने
प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के श्रम विभाग का रवैया इस मामले में अनप्रोफेशनल रहा है। उपराज्यपाल के मुताबिक विभाग एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में पिंक एंड चॉइस पॉलिसी अपना रहा था। इस तरह की मैनेजमेंट का कैरेक्टर भी करप्शन के चांसेस ज्यादा है। भारत जोड़ो यात्रा के 32वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं को गुमराह कर देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा में राहुल गांधी के साथ वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया और पार्टी के प्रदेश समिति के अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए राहुल ने कहा, ये युवा कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ साल पहले देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसे कि आज है। युवा हमारे देश का भविष्य है। वे नफरत नहीं, प्रेम चाहते हैं। वे रोजगार चाहते हैं ताकि अपना और अपने परिवार और देश का भविष्य उज्जवल बना सके। कुछ राजनीतिक दल नफरत की राजनीति के लिए इन्हें बेरोजगार देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने जेल में यातना से भरी दोहरी उम्र कैद काटी, जबकि कांग्रेस के नेता कैद के दौरान आराम से समय बिताते थे। इंद्रेश ने राहुल गांधी के सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन मिलने की बात का जवाब देते हुए कहा कि यह बात कही कि उन्होंने देश में अब और मंदिरों को नहीं बल्कि तोड़ा जा सकता है। दिवाली और छठ पूजा में भी दिल्ली का असर आसान होगा। यात्रियों की बढ़ती भीड़ में देखते हुए रेलवे की ओर से दिल्ली के लिए 2 और पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पहली ट्रेन आनंद विहार टर्मिनस जोगबनी से पूजा स्पेशल वाया गोरखपुर चलेगी, जबकि दूसरी ट्रेन आनंद विहार टर्मिनस सहरसा पूजा स्पेशल वाया गोरखपुर चलाई जाएगी। रेलवे ने CRPO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। वाहनों से जो हो रहे प्रदूषण के बाद अब दिल्ली वालों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खूब भा रही है। दिल्ली वालों को EV व्हीकल कितनी पसंद आ रही है। इस वर्ष की 2022 के 10 महीने में ही 41,000 से अधिक EV व्हीकल की बिक्री हुई। अब तक काफ़ी व्हीकल बिक चुके हैं और रजिस्टर्ड भी हुई है। दिल्ली सरकार ने अगले 3 वर्षों में 18,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई, जिससे दिल्ली के नागरिकों के लिए ICE व्हीकल बजाय इलेक्ट्रिक वाहन चुनना आसान हो जाएगा। दिल्ली सरकार हर 3 किलोमीटर के दायरे में निजी और सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाओं का नेटवर्क प्रदान करके पूरे शहर में EV चार्जिंग बुनियादी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। CM गहलोत ने बताया कि दिल्ली के EV नीति के पहले 30,000 स्लो चार्जिंग पॉइंट के लिए 6,000 रुपयों प्रति चार्जिंग पॉइंट की सब्सिडी का प्रावधान है। 6,000 रुपये की सब्सिडी के बाद उपयोगकर्ता द्वारा किए गए भुगतान में EV चार्जर इंस्टॉलेशन और 3 साल के लिए रखरखाव लागत शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो अपना अकाउंट भी आगे बढ़ाना पड़ता है। मैं एक अच्छे ऑडिटर हूँ, जब किसी से बात करता हूँ तो ऑडिट करके बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि हर चुनाव अपना एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। ऐसे में सभी चुने हुए भाजपा समर्थित प्रतिनिधि सुनिश्चित करें कि आपके इलाके में सेंध न लगे। JP नड्डा ने कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय क्षेत्रों में आयोजित पंच परमेश्वर सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। कांगड़ा के शाहपुर में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों के बाद भी मुझे अपने आप सभी से आकलन चाहिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को कितने वोट पड़े। 4-4 पीढ़ियां खपी हैं तब भाजपा में ये ताकत आई है। विरोधियों को अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो 45 साल की तपस्या करनी पड़ेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पंच परमेश्वर सम्मेलन में कहा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 13 अक्टूबर के बाद कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू लग सकती है। पिछली बार ये 13 अक्टूबर से लगी थी। इसके बाद नवंबर से पहले पखवाड़े में मतदान की तिथि घोषित हो सकती है। राज्य में नवंबर में अगर मतदान करवाने के लिए देरी हो जाए तो विधानसभा चुनाव करवाने में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र से लकदक हो जाती है। वर्ष
2017 में प्रदेश विधानसभा चुनाव 13 अक्टूबर 2017 को ही घोषित हुए थे। इसके साथ ही आदर्श चुनाव संहिता 13 अक्टूबर को लगी, तो उस वक्त तय हुआ कि मतदान 9 नवंबर और मतगणना 18 दिसंबर को होगी। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। यहाँ के मोमिनपुर इलाके में बीती रात दो समुदाय के बीच तनाव पैदा हो गया। इसके बाद जमकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई। कई वाहनों और दुकानों को तोड़ा गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई। जानकारी के मुताबिक मिलाद उन नबी के मौके पर देर रात मोमिनपुर के इकबालपुर में अचानक हिंसा फैल गई। यहाँ एक समुदाय के लोगों ने इकबालपुर थाने को घेर लिया। इसके बाद से बेकाबू भीड़ ने सड़क पर खड़े वाहनों के अलावा आसपास की दुकानें में भी तोड़फोड़ की। मोमिनपुर में फैली हिंसा और तनाव के बाद भाजपा नेता डॉक्टर शुकान मजबूरदार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कई वाहन सड़क पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि एक शांतिप्रिय समुदाय द्वारा अपने त्योहार मिलाद उन नबी को मानते हुए हिंदुओं की दुकानों और बाइकों को तोड़ा गया। हमेशा की तरह सीएम ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन लोगों को खुला छोड़ दिया। राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और जम्मू कश्मीर में खत्म हुई। कांग्रेस के कई नेता यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। वहीं राहुल गांधी ने तुमकुर जिले के पोचकोट्टे से आज की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। भारत जोड़ो यात्रा के 32वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं को गुमराह कर देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा में रविवार को राहुल गांधी के साथ वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ रमैया और पार्टी के प्रदेश समिति के अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी मौजूद हैं। अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए राहुल ने कहा कि ये युवा कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ साल पहले देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसे कि आज है। युवा हमारे देश का भविष्य है। वे नफरत नहीं, प्रेम चाहते हैं। वे रोजगार चाहते हैं ताकि अपना और अपने परिवार और अपने देश का भविष्य उज्जवल बना सके। भारत में इस वक्त जबरदस्त बारिश का कहर जारी दिखने को मिल रहा है। खासकर उत्तर भारत में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। माना जा रहा है कि भारत में मानसून सामान्य तौर पर अगस्त तक पूरी तरह से छा जाता है। इसके बाद सितंबर मध्य में इसके वापस लौटने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। मानसून की लौटने की प्रक्रिया को मानसून विड्रॉल कहते हैं। हालांकि इस बार बारिश अक्टूबर में भी जारी है। देश के कुछ हिस्सों में यही स्थिति पिछली बार भी रही थी। हालांकि दोनों ही बार वजह समान है और मानसून की देर से निकासी हुई, जिसके कारण मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून कई जगहों पर देर से पहुंचा। इस महीने के पहले सप्ताह में विदा होने वाली मानसून के नोरो चक्रवात की वजह से पूरे महीने तक बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के कुछ हिस्सों में हल्के स्तर की बारिश होने की संभावना जताई थी। इसके बाद बीते 3 दिनों से लगातार राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में लगातार धीमी बारिश हो रही। मौसम विभाग ने अपनी वेबसाइट पर उन राज्यों के बारे में बताया जहां आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश या इसके जारी रहने की अनुमान जताया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 10 अक्टूबर यानी उत्तराखंड और पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात रीजन, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ बिहार में तेज तूफान के साथ बारिश की आशंका भी जताई थी। सिक्किम में भारी बारिश के चलते तड़के प्रदेश के कई जगह भूस्खलन हुए, जिससे गंगटोक और पश्चिम बंगाल के बीच सड़क का संपर्क टूटा। सीएम भूपेश बघेल ने आज स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इसके साथ ही सीएम ने समारोह में सभी मेधावी छात्र छात्राओं को 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि
दी गई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह में प्रोत्साहन राशि को मेधावी छात्र छात्राओं के बैंक खाते RTGS के माध्यम से ट्रांसफर किया। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर पूरे देश में पहली बार मेधावी छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर जाई राइडिंग का अवसर मिला। मुख्यमंत्री की ये पहल पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीते 2 दिनों तक कलेक्टर कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान पहले दिन जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से चर्चा हुई, जहां जिला स्तर पर विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और लक्ष्य को पूरा करने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पौने 4 साल में छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है, जबकि आज दुनिया में मंदी का असर है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ पूरी दुनिया को नई राह दिखा सकता है। तस्वीर बदलने में गोठान न्याय योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री बघेल ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बीते पौने 4 साल के दौरान अनेक नवाचार हुए, जिससे हर वर्ग को लाभ मिला। राज्य की जनता के बीच शासन प्रशासन को लेकर विश्वास बढ़ा। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में विजय रथ पर सवार होने के लिए हर पार्टी अपनी कमर कस रही है, जहां पार्टी वोट बैंक हासिल करने के लिए बड़ी चुनावी वादे भी कर रही है। भाजपा नेता मालवीय ने इस संबंध में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। इसमें आप भी गुजरात की इकाई के अध्यक्ष ने पीएम मोदी के गुजरात दौरे को नौटंकी बताया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग करते हुए सुना जा सकता है। गोपाल इटालिया जिसमें ये कहते हुए दिख रहे हैं कि क्या किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की नौटंकी की है। गोपाल इटालिया का इस तरह का ये पहला बयान नहीं है, उनका विवादित बयानों से पुराना नाता भी रहा है। गोपाल भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी विवादित बयानबाजी कर चुके हैं। इसके बाद द्वारका में उन पर FIR भी दर्ज की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के सेवानिवृत्त होने से पहले कर्नाटक के हिजाब विवाद पर बड़ा फैसला आया और जानकारी के मुताबिक शीर्षक अदालत इसी सप्ताह इस चर्चित मामले पर अपना फैसला सुनाने की तैयारी में है। मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों ने जोर देकर कहा था कि मुस्लिम लड़कियों को कक्षाओं में हिजाब पहनने से रोकने की उनकी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें कक्षाओं में जाने से रोका जा सकता है। वहीं कुछ वकीलों ने इस मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने की गुजारिश की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कक्षाओं के भीतर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत पर ग्रहण लग सकता है। दरअसल मुंबई कोर्ट ने आदेश को चुनौती देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ईडी की जांच के बाद नवंबर 2021 में देशमुख की गिरफ्तारी कर ली गई थी, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में थे। ने अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। ईडी के अनुसार देशमुख ने मुंबई के विभिन्न बार और रेस्टोरेंट से करीब 4.7 करोड़ रुपए एकत्रित किए थे। गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया कि देशमुख, जो उस समय राज्य के गृह मंत्री थे, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्टोरेंट बार से प्रति 100 करोड़ रुपए लाने का लक्ष्य दिया था। आखिरकार बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार को बांग्ला मातृ योजना के नाम से बदलने का फैसला लेना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को बांग्ला मातृ प्रकल्प का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना करने का आश्वासन दिया था। बच्चों को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस यह पता लगा रही है कि बच्ची को किसने और कब बहलाया और आशंका ये भी जता जा रही है कि
बेटी होने के कारण उसे नदी में बहाया गया होगा। बिहार आरजेडी में लगातार उठापटक जारी है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी से दूरी बनाए रखने वाले नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि बेटे सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री पद का छीना जाना जगदानंद सिंह को नागवार गुजरा है, इसलिए उनके पिछले कुछ दिनों से काफी नाराज चल रहे हैं। दरअसल सुधाकर सिंह मंत्री कुमार को सरकार से सहज नहीं थे और लगातार सरकार के नौकरशाह के खिलाफ बयान देकर कहते हैं कि सरकार इनकी पूरी बनाई। जगदानंद सिंह द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक आदेश 1 अक्टूबर को निकाला गया, जिसमें पार्टी नेताओं को सरकार संगठन के बड़े मुद्दों पर बोलने से परहेज करने को कहा गया। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की। सीबीआई ने अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया। अभिषेक को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि इसमें यह भी देखा गया है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आरोपी बताए गए थे। आरोपियों में ऑनिल मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर, विंडो स्प्रिट्स के मालिक अमनदीप धल, इंडो स्प्रिट के मालिक समीर महेंद्रो, बड़ी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा, राधा इंडस्ट्रीज के दिनेश अरोड़ा, प्रोपराइटरशिप फॉर्म महादेव मीकर्स के सन्नी मारवाल शामिल है। आरोपियों में अर्जुन रामचंद्र पलई और अर्जुन पांडे भी शामिल है। यहाँ तंगपावर इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक अभी भी कुछ आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के शोपियों में 5 अक्टूबर को 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में 4 स्थानीय आतंकी मारे गए। शोपियों के द्रास इलाके में मंगलवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद 3 स्थानीय आतंकवाद मारे गए। उधर मुल्लू में बुधवार तड़के शुरू हुई दूसरी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले 2 अक्टूबर को शोपिया के बसकुचन इमाम साहिब इलाके में सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और एक आतंकी को ढेर कर दिया था। उसकी पहचान नोपोरा बसकुचन शोपिया निवासी नसीर अहमद भट्ट के तौर पर हुई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक तथा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सिफई में 3 बजे हुआ। वहीं सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इटावा के सिफई में मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने मुलायम सिंह के पार्थिव देह का अंतिम दर्शन किया और साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और उनके छत्तीसगढ़ समक्ष भूपेश बघेल समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में पहुंचे। वहीं प्रतिनिधि कांग्रेस भी आए और कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मुलायम यादव के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। सीएम नीतीश कुमार बुधवार को मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि उनके पैतृक गांव जाएंगे। वहीं मंगलवार को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सफल पहुंचे। मुलायम सिंह के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक प्रकट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह जी का निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति। वे बड़े समाजवादी नेता थे। वे देश के रक्षा मंत्री भी रहे चुके थे। वे गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक प्रभावी आवाजों में से एक थे।
वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मुलायम सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया था और शोक प्रकट करते हुए ट्वीट किया कि आदरणीय नेताजी सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन पर गहरा शोक और संवेदना व्यक्त करता हूं। वो एक कुशल प्रशासक, प्रख्यात समाजवादी एवं लोकप्रिय राजनेता थे। उनका निधन से देश के राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपूरणीय क्षति हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार पहुंच रहे हैं। वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर को बिहार जाएंगे। इससे पहले 23 और 24 सितंबर को अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। तब उन्होंने किशनगंज में पार्टी नेताओं से कहा था कि वे हर महीने बिहार आएंगे और जरूरत पड़ी तो महीने में 2 बार भी आएंगे और 20 दिनों के भीतर वह दूसरी बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर एक बार फिर तीखा प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी की हालत ऐसी हो गई है कि नरेंद्र मोदी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए और देश के युवा MBA करके बैठे हैं। मजबूरन उन्हें चाय बेचनी पड़ रही है। दरअसल मौका था कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय जनता दल के 2 दिवसीय सम्मेलन का दूसरा दिन था। इस दौरान राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के युवाओं की हालत खराब है। MBA के पास बेरोजगारी है और चाय बेचने पर भी वे मजबूर हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अब धीरे धीरे उसके राजनीतिक साथियों का भी साथ मिलने लगा है। खबर आई है कि रकमपा नेता शरद पवार महाराष्ट्र में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर सकते हैं। ये यात्रा 9 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस रकमपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। कांग्रेस के कई नेता यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। वहीं राहुल गांधी ने तुमकुर जिले के कोचकट्टे से आज की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। साथ ही अपनी एक तस्वीर भी साझा करते हुए राहुल ने कहा कि युवा कह रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ साल पहले देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसा कि आज है। युवा हमारे देश का भविष्य है, वे नफरत नहीं प्रेम चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 25वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं को गुमराह कर देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा में रविवार को राहुल गांधी के साथ वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया और पार्टी के प्रदेश समिति के अध्यक्ष DK शिव कुमार भी मौजूद थे। कुछ साल पहले देश में ऐसा माहौल नहीं था जैसा कि आज है। युवा हमारे देश का भविष्य है, वे नफरत नहीं प्रेम चाहते हैं, वे रोजगार चाहते हैं ताकि अपना और अपने परिवार का, देश का भविष्य उज्जवल कर सके। कुछ राजनीति के लिए भी बेरोजगारी देखना चाहते हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी के वीर सावरकर ने जेल में यातना से भरी दोहरी उम्र कैद काटी, जबकि कांग्रेस के नेता कैद के दौरान आराम से समय बिताते समय इंद्रेश ने राहुल गांधी के सावरकर को कांग्रेस से पेंशन मिलने की बात का जवाब देते हुए कहा कि देश में अब और मंदिरों को नहीं तोड़ा जा सकता। समाजवादी पार्टी के संरक्षण और देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के निधन से बिहार में भी लोग मनमत है। मुलायम सिंह के दोस्त और रिश्तेदार राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात कही। बिहार के बड़े राजनेताओं में से लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी वटवृक्ष बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की खबर से वे काफी मनमत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सोमवार को दिलचस्प बकाया हुआ। वे जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ने देश का PM कैसा हो का नारा लगा दिया, जिसके बाद से नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। उन्होंने क्या कहा ये हम लोगों को बता रहे हैं।
दरअसल नीतीश कुमार ने साप्ताहिक सोमवार जनता दरबार में आम जनता की शिकायतें सुनी। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी शिकायतें भी सुनी गई। वहीं एक शख्स ने शिकायत की कि कुछ दिनों से उसकी पत्नी ने आंगनबाड़ी सेविका के तौर पर काम किया, उसके बाद उन्हें हटा दिया गया। जनता दरबार के दौरान एक शख्स ने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश भैया जैसा हो का नारा लगाने लगा। यह देखकर नीतीश कुमार मुस्कुराने लगे। उन्होंने हाथ उठाकर उस शख्स को रोकने का इशारा किया। मुस्कुराते हुए बोले, एक से बढ़कर एक आ जा रहे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक कर लोगों की शिकायतें सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। नौकरी की सुरक्षा और रोजगारी के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक व्यापक आव्रजन कानून की आवश्यकता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद ये बात कही। सीएमओ के बयान के अनुसार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद विजयन ने कहा कि नौकरी की सुरक्षा और रोजगार के लिए विदेश जाने वाले के कल्याण के लिए एक व्यापक आव्रजन कानून आवश्यक जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सभी को विदेश भेजने के राज्य सरकार की नीति नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य यहाँ के विकास के माध्यम से नया केरल बनाना है। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य राज्य में शिक्षा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना और केरल को उच्च विभाग का केंद्र बनाना। बयान के अनुसार उन्होंने केरल के औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अनिवासी भारतीयों के विचारों और समर्थन की भी मांग की। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बार फिर बाहर गोलीबारी में एक शख्स की मौत हुई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। ये घटना फ्लोरिडा के टाम्पा की बताई जा रही है। फायरिंग ये घटना में 9 अक्टूबर तड़के लगभग 3 बजे हुई। वहीं जारी बयान में कहा गया कि इस घटना में 6 लोगों की गोली लगी, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है। इनके पास से अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी जान का कोई खतरा नहीं है। पुलिस का कहना है कि इस मामले पर चश्मिदों के बयान के लिए जा रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस प्रमुख मैरी ओकानर ने कहा कि ये एक तरह की बेतुकी हिंसा है। कोई इसका कारण नहीं जानता कि क्यों किसी शख्स को बाद में विवाद को लेकर अपनी जान गंवानी पड़ी। हम इस केस का फॉलो अप कर रहे हैं। रविवार की शाम लाहौरी के हिराज खान इलाके में एक पुराना 2 मंजिला मकान अचानक ढह गया। वहीं दमकल विभाग ने जानकारी मिली कि कई लोग जो हैं वो मलबे में दबे हुए हैं। इसके बाद दमकल विभाग एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें फराज खान के इलाके में एक पुराना 2 मंजिला ढहा। शाम 7:20 के आसपास की दमकल विभाग को मकान गिरने के साथ ही कई लोगों की दबी होने की सूचना भी मिली। दमकल विभाग ने कई टीमों और एनडीआरएफ के एक दस्ते को मौके पर बुलाया, जिसके बाद से तेजी से घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन कई लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। रात भर एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और काफी मलबे को हटाने के बाद 2 शवों को बाहर निकाला गया, जो इसी घर के सदस्य बताए जा रहे हैं। मृतक लोगों की संख्या कुल 3 है, जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची खुशी भी है। परिवार के सदस्य ने बताया कि तकरीबन 7:40 के आसपास इस हादसे की जानकारी उनको मिली और रात में उनका माताजी और उनके मौसा जी के शव के मलबे के अंदर बाहर निकाला गया। पंजाब के मोहाली एयरपोर्ट में रोड पर बन रहे मोहाली सिटी सेंटर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के एक शोरूम के 2 मजदूर घायल थे और पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी। मलबे के नीचे कुल 8 मजदूर दब गए। हालांकि उनको बाहर निकालने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच शुरू की गई। रूपनगर रेंज में पुलिस ने ट्वीट किया कि डीआईजी रूपनगर रेंज के व्यक्तिगत रूप से मोहाली में सिटी सेंटर की इमारत ढहने से रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की गई। 2 शवों और 2 घायलों को निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक दर्ज की गई और जांच भी शुरू की गई। इधर दिल्ली के लाहौरी गेट के पास भी रविवार को
2 मंजिला इमारत ढह जाने से एक छोटी बच्ची की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे हुई घटना में 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे पर मची खींचतान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी दावेदारी को मजबूती देने के लिए अभियान शुरू किया। बेटे दुष्यंत के साथ देशनोक पहुंची और वसुंधरा राजे ने कहा कि मेरे जीवन में सीधे सीधे कुछ नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है। करनी माता का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। वसुंधरा राजे बेटे दुष्यंत के साथ विशेष हेलीकॉप्टर में देशनोक पहुंची और करनी माता मंदिर में आधा घंटा पूजा किया और दर्शन के बाद जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राजस्थान में सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं है, हम सब मिलकर अगली सरकार को दोबारा बनाएंगे, बस जनता का आशीर्वाद चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि आज भी देश की जनता कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मानती है। जहां वो जाएंगे लाखों लोग इकट्ठा होंगे। गहलोत ने आगे कहा कि आज हम केंद्र की सरकार में नहीं है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। उक्त बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अखिल भारतीय रैगर महासभा तौधान में आयोजित 7वें राष्ट्रीय रैगर महासम्मेलन में कहा और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक असमानता मिटाने के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने डीजीपी के बोर्ड बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए और घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं के पानी के बिल पर लगाया गया लेट पेमेंट सरचार्ज माफ कर दिए गए हैं और जनता को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा दिया गया। साल 2025 तक यमुना को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके तहत नजफगढ़ और किशोरपुर में मौजूदा एसटीपी के अपग्रेड भी किया गया। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 86 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। इन परियोजनाओं में यमुना में गंदा पानी गिरने से रोका जा जाएगा। इन सभी प्रोजेक्ट्स पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को पानी के बकाया बिलों से राहत दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। पानी की बकाया बिलों पर लगने वाली लेट फीस 31 दिसंबर 2022 तक के लिए माफ रहेगी। केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके तहत किशोरपुर और नजफगढ़ में गिरने वाली 85 MGD सीवर को रोजाना साफ कर नजफगढ़ नाले में डाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरों का आज तीसरा और आखिरी दिन। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने अहमदाबाद में करीब 1300 रुपए लागत की विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सुविधाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात के आखिरी दिन आज सिविल अस्पताल असरावा अहमदाबाद में लगभग 1300 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सुविधाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में निर्माण और यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में हृदय देखभाल के लिए नई एवं बेहतरीन सुविधाओं और एक नई छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री गरीब मरीजों के लिए परिवार को आवास सुविधा प्रदान करने वाले आश्रय गृह की आधारशिला भी रखी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने दौरे के दूसरे दिन भी गुजरात के लोगों को कई तोहफे दिए थे। अहमदाबाद के बाद पीएम मध्य प्रदेश के उज्जैन दौरे पर निकले। वहां श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे को समाप्त कर वहीं से मध्य प्रदेश उज्जैन दौरे पर पहुंचे। उज्जैन में पीएम ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करते हुए इस राष्ट्र को समर्पित किया। उद्घाटन के बाद पीएम पैदल कमल कुंड, सप्तऋषि मंडपम और नवग्रह का अवलोकन भी करेंगे और पीएम के दौरे को लेकर मंदिर में कई खास तैयारियां भी की गई। इसके अलावा मंदिर प्रशासन ने भी कई इंतजाम किए। पीएम नरेंद्र मोदी जब मंदिर में उद्घाटन के लिए पहुंचे तो करीब 600 कलाकार, साधु संत, मंत्रोच्चारण और शंखनाद भी हुआ। कॉरिडोर के मुख्य गेट पर करीब 20 फीट का शिवलिंग धागे से बनाया गया। इस पर से पर्दा उठाकर औपचारिक तौर पर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। पीएम जिस श्री महाकाल
लोग परियोजना का उद्घाटन करें वहाँ वो कई मायनों में खास भी बताया गया। इसका पहला चरण तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करके मंदिरों में उनके अनुभव को स्मरणीय बनाने में मदद करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करना और विरासत संरचनाओं के संरक्षण और बहाली पर विशेष बल देना। परियोजनाओं के तहत मंदिर परिसर के करीब 7 गुना विस्तार किया जाएगा। पूरी परियोजनाओं की कुल लागत करीब 850 करोड़ रुपए की है और मंदिर की मौजूदा तीर्थयात्रियों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष दोगुना होने की उम्मीद भी जताई गई। इसे देखते हुए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। विधानसभा चुनाव की सुबह के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात में थे और सोमवार को यानी कि 10 अक्टूबर को उनके दौरे का दूसरा दिन रहा था। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भालू जिले में 9,460 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। भालू जिले के बाद पीएम मोदी जामनगर भी पहुंचे थे। जामनगर में लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया था। जामनगर में लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कार से उतरे और लोगों के बीच भी गए। इस दौरान एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के पास उनकी मां हीराबेन की तस्वीर भी लेकर पहुंचा। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना ऑटोग्राफ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जामनगर में करीब 14,060 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। ये परियोजनाएं जलपूर्ति, सिंचाई, विद्युत और शहरी बुनियादी ढांचों से संबंधित है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत से जामनगर तक गुजरात की समृद्धि को लेकर गुजरात के विकास को विस्तार देने का अनुभव वाकई में अद्भुत था और ये यहाँ पर 8 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे पास छोटी काशी का आशीर्वाद है और मैं मोटी काशी का सांसद हूँ। गुजरात में 2001 में आए भूकंप को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूकंप के बाद किसी ने भी पहली नवरात्रि और दिवाली नहीं मनाई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर दिया कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो पार्टी के 50% पदों पर 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नियुक्ति संबंधी उदयपुर घोषणा के प्रस्ताव को लागू करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव में खड़गे के अलावा तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर भी उम्मीदवार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन सभी बातों को पूरी तरह से लागू करूंगा जो उदयपुर घोषणा में प्रस्तावित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 50% सीट 50 साल से कम उम्र के लोगों को दी जाएगी, महिलाओं, SC, ST और OBC के लोगों को, और यह भी सुनिश्चित करूंगा कि कोई व्यक्ति किसी भी पद पर 5 साल से अधिक समय तक नहीं रह सके। नशा मुक्ति के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद MP पुलिस एक्शन में आई। प्रदेश सहित जिलों में चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 दिनों में 179 प्रकरणों में 200 लोगों को आरोपी बनाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नशे के अवैध व्यापार पर की गई प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन की सराहना की। साथ ही कहा कि नशे के कारोबारी और माफियाओं को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा, यही हमारा संकल्प है। बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि VC के माध्यम से वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के संबंध में समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मांडू में बीजेपी के 3 दिवसीय परीक्षण शिविर के समापन दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। राज्य में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। हाल ही में राज्य में हुए नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को कई जगह हार का भी सामना करना पड़ा था, जिससे सबक लेते हुए संगठन ने धार जिले के मांडू में 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था। सीएम शिवराज ने कहा था कि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम सभी को ये स्पष्ट रूप से जानकारी होना चाहिए कि कांग्रेस के समय का मध्य प्रदेश और आज की बीजेपी के समय का मध्य प्रदेश कितना भिन्न है। और जब 2003 से हमारी सरकार बनी थी तब हमारे सामने कई विषम परिस्थितियां भी थी।
साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश आज विकास की यात्रा पर है। प्रदेश सरकार आज विकास, जन कल्याण और सुराज के अनेक आयामों पर कीर्तिमान रच रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के समय प्रदेश डकैतों की समस्याओं से जूझ रहा था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार हर क्षेत्र में विफल है। वसुंधरा राजे ने आगे कहा कि अशोक गहलोत के शासन में महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगी बिजली और पेपर लीक में प्रदेश अव्वल है। साथ ही कांग्रेस झूठे वादों करने में भी अव्वल है। चुरू जिले के बंगू गांव में पूर्व सरपंच दिग्विजय भंवरलाल जयानी और समाजसेवी दयाला राम जयानी के प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि एक ओर हमारा प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री बनने के लिए दौड़ में। वसुंधरा राजे ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों का सारा ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ रही है, जिसने देश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए और जिनकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए आगे कहा कि आचार संहिता को निकाल दिया जाए तो गहलोत सरकार के पास अब सिर्फ 350 दिन ही बचे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 2003 में 120 और 2013 में सीटें मिली। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी। मिलावटखोरों के खिलाफ राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक अभियान भी चलाया गया। कोई भी व्यक्ति मिलावट की शिकायत और सूचना हेल्पलाइन नंबर 181 और कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को आसानी से दे सकता है। उसकी पहचान को भी गोपनीय रखा जाएगा। सीएम गहलोत ने कहा कि शुद्ध खाद्य उत्पाद प्राप्त करना नागरिकों का हक है। शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग सक्रिय भूमिका निभाए। कोई भी व्यक्ति मिलावट की सूचना हेल्पलाइन नंबर 181 और कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को दे सकता है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोमवार को अगले साल मार्च में अमृतसर में होने वाली G20 बैठक की तैयारियों में समीक्षा की। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकर्स के गवर्नर्स का एक संगठन है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 यानी एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत साल भर में देश भर में इसकी 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा। G20 की पंजाब में होने वाली बैठक की तैयारियों को लेकर सीएम मान ने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें कार्यक्रम की मेजबानी करने का अवसर मिला। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रमुख देशों द्वारा शिक्षा पर विचार विमर्श किया जाएगा। सीएम मान ने कहा कि इस वैश्विक आयोजन को सफल बनाने के लिए हमें व्यापक प्रबंध करने होंगे। हम इसके लिए अमृतसर को 5 प्रमुख सेक्टरों में विभाजित करेंगे। इन सेक्टरों में नागरिकों और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने निर्वाचन आयोग से अपील की कि वह नेतृत्व वाले धड़े द्वारा सुझाए गए 3 चुनाव चिन्हों के नाम में से एक पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले। 3 नवंबर को होने वाली अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाली उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए ठाकरे ने आयोग से अपील की। निर्वाचन आयोग ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाली उपचुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे नीत दोनों गुटों के पार्टी के नाम और चुनाव चिन्हों का उपयोग करने पर शनिवार को पाबंदी लगा दी। ऑनलाइन संबोधन में उद्धव ठाकरे ने आयोग के इस कदम को अन्याय करार दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं निर्वाचन आयोग से मेरी पार्टी के लिए जल्द से जल्द एक चुनाव चिन्ह और नाम को अंतिम रूप देने का अपील करता हूँ। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आयोग के फैसले से स्तब्ध हूँ, लेकिन मेरा विश्वास नहीं डगमगाया है और शिवसेना समर्थकों पर मेरा पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। लगातार तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया था। उनके निधन के बाद बिहार में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया था।
लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते लिखा था कि समाजवादी वटवृक्ष सपा संरक्षण आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की खबर से मैं मर्मत हूँ। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भी शोक जताया और तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट करते हुए लिखा था कि आदरणीय नेताजी के सपा संरक्षण सिंह मुलायम सिंह जी के निधन पर गहरा शोक और संवेदना व्यक्त करता हूँ। आज अंतिम संस्कार में भी डिप्टी सीएम मौजूद रहे थे। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी दुख जताया था और मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम बड़े भाई मुलायम सिंह के यादव का निधन अत्यंत दुखद है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा और सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब नीतीश कुमार को अति पिछड़ों से ज्यादा MY पर भरोसा है। साथ ही सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार के अति पिछड़ा नरेंद्र मोदी के साथ है, इस कारण उन्हें अति पिछड़े की चिंता नहीं। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के अति पिछड़ा और अन्य नीतीश कुमार के कारण डिप्टी मेयर बनने से वंचित हो गए हैं। बिहार के अति पिछड़ा एवं अन्य का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ जो चुनाव प्रचार में हुआ, उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। उन्होंने बीजेपी की 3 मांगों की भी जिक्र की। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी की 3 मांगे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में सरकारी नौकरियों और स्थानीय निकायों में अति पिछड़ा को आरक्षण उन्हीं सरकार से मिला जिसमें जनसंघ या बीजेपी शामिल थी। बिहार की राजनीति से खबर आई कि आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपनी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जगदानंद सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की पेशकश की। दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें वो नहीं पहुंच पाए थे, जिससे पार्टी ने नाराजगी जाहिर की थी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि महाकाल लोक के स्वरूप को देखकर धर्मावलंबी और दुनिया के पर्यटक गौरवान्वित महसूस करेंगे। साल 2024 में लक्षित सीटों के साथ छिंदवाड़ा लोकसभा में भी कमल खिलेगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि महाकाल लोक विस्तार का डिस्को पहले ही हो जाना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने छिंदवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महाकाल हमारी परंपरागत पहचान और गौरव है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि बनारस के बाद महाकाल परिसर के विकास के लिए सरकार को बधाई देता हूं। पहले चरण का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कहा कि देश में विदेश से लोग भी यहां आते हैं। यहां पर हर बार जन सुविधाएं अस्थायी तौर पर बनाए जाते हैं। यह स्थायी और बेहतर प्रयास है। महाकाल स्वरूप को देखकर धर्मावलंबी और देश विदेश के पर्यटक गौरवान्वित महसूस करेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी का छिंदवाड़ा लोकसभा सहित देश के 100 सीटों पर भी जीत हासिल करने का लक्ष्य है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि इस बार पार्टी ने तय किया है कि देश में सभी सीटें पर वो जीत अपना निश्चित करेंगे। 2024 में हमको ये जीतना है। लोकतंत्र में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाते हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमारी नीतियां अच्छी, हमारे नेता अच्छे, हमारे विचार अच्छे, तो फिर ये वैक्यूम क्यों बचे हुए हैं, तो स्वाभाविक कुछ कमियां ही होंगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान सरकार के प्रदेश के लगभग 9,000 कच्चे अध्यापकों को पक्का करने वाले नोटिफिकेशन को जारी किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि अब बाकियों के लिए करेंगे और वादों के मुताबिक 36,000 शिक्षकों को पक्का करेंगे। पंजाब सरकार लगातार लोक हितैषी फैसले ले रही है। वहीं हर बार के लिए मान सरकार काम भी कर रही है। चुनावों से पहले पार्टी ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैसला लिया था कि 36,000 कच्चे कर्मचारियों को पहल के आधार पर पक्का किया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कच्चे अध्यापकों को पक्का करने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए ट्वीट किया कि मैं प्रदेश के लिए खुशखबरी साझा कर रहा हूं। अध्यापकों को पक्का करने का फैसला अध्यापक दिवस वाले दिन लिया गया था, जो अब वो पूरा होगा।
सीएम भगवत मान ने शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य सरकार स्तरीय प्रोग्राम में लगभग 9,000 कच्चे अध्यापकों को पक्का करने का ऐलान किया था। वहीं कच्चे शिक्षकों को पक्का करने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कच्चे अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम भगवत मान से मुलाकात की और उनका धन्यवाद किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा था कि वर्ण और जाति व्यवस्था को एक पुरानी सोच अब लोगों को भूल जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सामाजिक भेदभाव का कारण बनने वाली किसी भी चीज का त्याग कर देना चाहिए। एनसीपी पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भागवत के इस बयान का स्वागत किया। एक पुस्तक विमोचन में कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, क्योंकि अब जाति व्यवस्था की कोई प्रासंगिकता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वजों से जो गलतियां हुई उन्हें स्वीकारने और उनके लिए माफी मांगने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो में मुख्यमंत्री ने गाना गाया। रायपुर में कलेक्टर एसोसिएशन का डिनर प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें डिनर प्रोग्राम में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की और वहां पर एक पुरानी छत्तीसगढ़ी गीत गाकर आईएएस अफसरों ने को सुनाया और आईएएस अफसरों ने मुख्यमंत्री का तालियों से स्वागत किया। सीएम बघेल ने बैंड की धुन पर छत्तीसगढ़ी गाना गाया। ये धमदा के राजा बाबू गाते हुए मुख्यमंत्री का किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो को मुख्यमंत्री बघेल ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। छत्तीसगढ़ में गाने सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों में भी मुख्यमंत्री बघेल थिरकते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।